क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ये तो तुम लोग आसानी से कर लेगी। चलो उसके बाद करो। सही बोली तुम। 12 नंबर सॉल्व करो। यहाँ पे तुम लोग कुछ कुछ तो मैं पढ़ाई हुआ है, समझ नहीं, जैसे 10th सीरियल पढ़ा हुआ है 1985, ठीक है। 12th शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटी 1992 एक्ट पूछ रहा ना, नहीं एक्ट पूछ रहा ना ससुमा। अरेंज द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द एक्ट पूछ रहा, देखो ना 1985। इन्फोर्सिंग डेट कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ कि एयर बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन में किस ऐड किया है ना, ये ईयर ऑफ द एडिशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐड का पूछ रहा, इन्फोर्सिंग नहीं पूछ रहा ना। अच्छा, फिर 9th शेड्यूल में 1951 यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो 1951 में ही हुआ है ना, जिसमें तुम्हारा लैंड रिफॉर्म को ऐड किया गया था 9th शेड्यूल। और देखो ये 3 चीज अगर तुम मतलब करने की कोशिश करोगी, वही मैं आगे पढ़ाऊंगी और इसे देखने की हो रहा है कि नहीं, तो डी से हो जाएगा आराम से, आंसर डी ई बी ए हो जाएगा। बाकी चलो आओ इसके बारे में अभी याद भी करेंगे हम, ठीक है। बोला कि 9th शेड्यूल क्या होता है, ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म। तुम लोग पता है 9th शेड्यूल को क्या बोला जाता, क्या होता था? नहीं जुडिशियल रिफॉर्म बिल्कुल भी नहीं, मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मत पता क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट अमेंडमेंट आया था, उसमें लैंड रिफॉर्म आया था। लैंड रिफॉर्म क्या करता था, किसी भी चीज को जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, पहले तुम लोग वो समझाऊंगी, उसके बाद में लैंड तभी समझ। ठीक है, क्या हुआ कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ लाती है, ठीक है ना, पार्लियामेंट अगर कोई लॉ लाती है, कोई लॉ ला रही है, अब पार्लियामेंट को डर है, मतलब पार्लियामेंट लॉ ला के वो क्या करती थी, जुडिशियल 9th शेड्यूल के अंदर डाल देती, लॉ डाल दिए। अब जब 9th शेड्यूल के अंदर कोई भी चीज डला जाएगा ना, उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा। जबकि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, पार्लियामेंट अगर कोई लॉ लाती है तो सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी क्या कर सकती है, इस लॉ का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ये लॉ कहीं अनवैलिड तो नहीं है, नलिफाइड तो नहीं है। ये पार्लियामेंट अगर कोई लॉ ला, ऐसा है ना, कोई बिल लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, प्रेसिडेंट ने उसको अपना सिग्नेचर दे दिया, ठीक है, सिग्नेचर दे दिया, फिर उसको जुडिशियल रिव्यू का अगर जरूरत पड़ा तो उसको क्या करती है, जुडिशरी आके जुडिशियल रिव्यू करती है कि नहीं। लेकिन अगर तुम किसी लॉ को बना दो, अगर पार्लियामेंट किसी लॉ को बना देता है और बना के उसको 9th शेड्यूल के अंदर डाल देता है, 9th शेड्यूल एक ऐसा डब्बा है ना, कवच बोल सकते हैं, एक ऐसा डब्बा जिस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। तो 9th शेड्यूल में क्या होता है, ये है 9th शेड्यूल। अगर तुम 9th शेड्यूल में कुछ डाल दे रही हो ना, तो जुडिशियल रिव्यू नहीं कुछ कर सकते, इसको रिव्यू नहीं किया जा सकता। कहानी सुनो क्या है, कहानी स्टोरी कैसे स्टार्ट हुआ था, मैं इसलिए बता तुम्हें मायने है। जब इंडिपेंडेंस नहीं मिला था ना, जब इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, तो जब इंडिया आजाद होने वाली थी, तो जवाहरलाल नेहरू जो है, जितने भी किसान है या जितने भी हमारे बैकवर्ड क्लास थे, उन लोगों से उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि इंडिया की जब इंडिया जब आजाद हो जाएगी, इंडिया को फ्रीडम मिलेगी, तो हम आप लोगों के लिए वेलफेयर करेंगे, आप लोगों के लिए कुछ करेंगे।
ठीक है, तो इंडिया को तो इंडिपेंडेंसी मिल गई। तो जवाहरलाल नेहरू क्या बोले कि अब क्या होगा कि जितने भी जमींदार हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत सारी सारी जमीन है, इतना कि उसका पूरा जनरेशन खा सकता है, ठीक है ना, एकड़ में जमीन हुआ कर है, जमींदार है या फिर जो नवाब है, जिसके पास बहुत ज्यादा ज्यादा जमीन है, उनकी जमीन हम लोग ले लेंगे, सिर्फ 30 एकड़ जमीन उन लोगों को हम लोग दे देंगे। 30 एकड़ जमीन बोलेंगे कि आप लोग ले लीजिए, बाकी 30 एकड़ की जमीन के बाद जितना भी रहेगा ना वो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो अब एक्ट आया था ना, इसका नाम रखा दिया गया लैंड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है ना, लैंड रिफॉर्म एक्ट। और लैंड रिफॉर्म एक्ट को क्या किया गया था, उसी टाइम तुम्हारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया, 9th शेड्यूल आया उस टाइम। और लैंड रिफॉर्म एक्ट को क्या किया गया, यहाँ पे बोला गया कि ये जो 9th शेड्यूल है ना, इसके अंदर अगर कोई चीज डाल दिया जाएगा ना, तो इसको कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, वो जो तो लैंड रिफॉर्म बनाया उसको लाके इसके अंदर डाल दिया 9th शेड्यूल के अंदर, मतलब एक डिब्बा है जो मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छे से मान लो कि ये लैंड रिफॉर्म, ठीक है, लैंड रिफॉर्म को जब गवर्नमेंट ने बनाया तो ऐसे सुनो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे लाके इस डब्बा में अंदर डाल दिया, और इस डब्बा का नाम है तुम्हारा 9th शेड्यूल। अब देखो कोई भी तुमने गोलकनाथ केस पढ़ी होगी या फिर और भी बहुत सारा बिहार में भी केस हुआ था लैंड, ठीक है, हम लोग अपना जमीन क्यों दे, क्योंकि उस टाइम तुम्हारा आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी जो थी वो एक फंडामेंटल राइट थी। तो बोला गया अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि सर देखिए मेरा तो राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट है और गवर्नमेंट में से मेरा राइट टू प्रॉपर्टी छीन रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके अपना ये करते केस करते डिस्पिटेशन करते। तो अब यहाँ पे जुडिशरी आके क्या करती, लैंड रिफॉर्म को जुडिशियल रिव्यू, है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म को 9th शेड्यूल में डाल दिया। इसी से रिलेटिव भी हम लोग देखिए इनके बहुत सारा केस भी आई है ना, बहुत सारा केस आई है। तो कहानी ये है 9th शेड्यूल, ठीक है ना, कि अगर हम 9th शेड्यूल में अगर कुछ डाल देते हैं तो उसको वो जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट रहती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या की थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करके 9th शेड्यूल लाकर तुम्हारा 9th शेड्यूल में अगर हम कोई चीज भी डाल दिया जाएगा तो वो बिल्कुल प्रोटेक्ट रहेगी, किस चीज से प्रोटेक्ट रहेगी, जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट रहेगी। बताओ ये वाला स्टोरी समझ में आया कि अगर हम लैंड रिफॉर्म को कहाँ डाल दिया गया था, 9th शेड्यूल के अंदर, कि ताकि उसको जुडिशरी जो है ना जुडिशियल, देखो यहाँ पे मैं लिख भी दी कि यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 9th शेड्यूल आया था और इन्होंने क्या किया था कि प्रोटेक्ट कर दिया था लैंड रिफॉर्म को, किस चीज से, जुडिशियल रिव्यू से, कि कोई भी जुडिशियल रिव्यू कर पाएगा लैंड रिफॉर्म को। 9th शेड्यूल एक ऐसा बॉक्स था जो कि उसको कोई टच नहीं कर पाएगा, अगर उसके अंदर कोई चीज चल जाएगा। फिर तुम देखी होगी सुप्रीम कोर्ट ने भी तो फिर अपना बाजी मारा, गोलकनाथ ने बोला कि नहीं कर सकता है, उसके बाद तुम्हारा ये केशवानंद भारती केस में बोला कि नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बेसिक डॉक्ट्रिन को छोड़ के बाकी सबको आप कर सकते हैं, मतलब चेंजिंग, मतलब इसी से रिलेटिव बहुत सारा केस आया, ठीक है ना, इसी से लैंड रिफॉर्म से रिलेटिव बहुत सारा केस आया। और सिर्फ यही नहीं बोला गया था, और भी बहुत सारा बात बोला गया था कि लोगों के वेलफेयर के लिए हम अगर किसी का फैक्ट्री अच्छे से काम नहीं करेगा तो गवर्नमेंट उसको ले लेगी, क्योंकि मिनर्वा में केस आया था। तो इन सबको इसी वजह से मैं सारा केस स्टार्ट हुआ था, यही सब और दिखा रहे थे न्यूज में बिहार का जितना भी मतलब उपजाऊ खेत है जो अनाज को हाँ दे दिया गया है एक रुपये हाँ। में। अच्छा जो ये हुआ है क्या, जो साल में पापा भी गया, क्या नाम था अभी, क्या हुआ था, हाँ बंसौरी जो बन रहा जी, खेत जमीन के सब लेके, वही बोल रही थी क्या लक्ष्मी, बिहार में हो रहा है। हाँ, बिहार में। अभी अभी क्या हुआ कि हम लोगों का भी जो दादी जो थे ना, तो वो भी जमींदार थे, बहुत सारा जमीन है वहाँ, बहुत सारा हम लोगों का वह जमीन। गलती से मतलब हाँ पेंसिल से साइन करवा के वो पेंसिल को मिटवा के फिर वहाँ पर अच्छा से मतलब कलम से साइन कर ले रहा है। हाँ सुनो ना, ये मतलब हम धोखेबाजी लोग के से। साथ भी हुआ, हम लोग के साथ भी हुआ ऐसा धोखा। जैसे हम लोग तो बाहर में रहने वाले, और मेरे यहाँ हम लोग के साथ क्या हुआ, हम लोग को भी कैसे पता चला, ये बंसौरी हुआ था, पता चला कि हम लोग को जमीन को बेच दिया,
कैसे? हम लोग यहाँ पे रहने वाले, और हम लोग के जितने भी चच्चा है ना, जैसे हम लोग के दादा, हम लोग के जो ग्रैंडफादर, 3 भाई थे, ठीक है ना? 3 भाई का अलग अलग बेटा हो गया, जैसे मेरे अभी लोग 4 भाई, फिर इधर भी 4 और इधर 2, ठीक है ना? ऐसे करके, ठीक है, समझना मेरे ये लोग। तो हम लोग ये हम लोग का अंकल है, जैसे मतलब मेरे अब्बी के कजन था। तो हम लोग तो बाहर में रहते सारे चच्चे में, मेरे अब्बी भी बाहर में, मेरे चच्चे भी बाहर में, सब बाहर में, खाली मेरे छोटे चचा रहते हैं यहाँ पे बिहार में। तो क्या हुआ कि मेरे जो दादा लोग जो थे ना, ये लोग जमींदार थे, बहुत सारा जमीन, सारा 52 बीघा जमीन, ठीक है? तो 52 बीघा जमीन में तो गवर्नमेंट ले ली कितना सारा जमीन, अभी हम जो स्टोरी भी पढ़ा है, तो बचा 30 एकड़ जमीन। तो 30 एकड़ जमीन में तो हम लोग को मिलना चाहिए। तो हम लोग के जो बड़े अब्बू हैं, उनके जो बेटे हैं ना, वो उगाया में रहते, वो क्या किए हैं, बेच दिए। अब वो कितना कितना 20 लाख में 20 लाख, तो वो हम लोगों को पता नहीं था कि वो 20 लाख, तो सॉरी हुआ ना, मेरे पापा लोग गए थे जमीन के साथ देखभाल करने, तब पता चला कि वो बेच दिए, वही धोखा से। तो अभी जो कि बिहार में है, कि अगर किसी का धोखा से जमीन बिक गया है तो उसको पता चल जाए। और जो मेरे कजन बेचे हैं, तो वो इतना खूबसूरत घर बनाया है ना, इतना अच्छा घर, सब कोई भी रहा, क्योंकि हम्म, है, मतलब है, ठीक है, अच्छे है, मतलब स्ट्रॉन्ग, ऐसा घर बना लिया। तब पता चला कि वो सारा जमीन बेच दिया हम लोग, मतलब हम लोग जितने भी अंकल हैं ना, हम मेरे पापा के 3 चचा थे, तो उनके जो बच्चे लोग थे, वो सबका जमीन मिलके एक आदमी बेच दिया, 20 लाख का जमीन अच्छा है। आप लोग कुछ बोले ना? अभी तो मेरे अब्बी लोग गए थे, अभी तो मेरे अब्बी लोग आए, केस करेंगे और क्या करें। सोचो ना, हम लोग का ना और भी बहुत सारा जमीन निकला था, जो कि गवर्नमेंट के अंदर, तो वो तो तुम्हारा ले लिया गया लैंड रिफॉर्म एक्ट के अकॉर्डिंग, 52 बीघा जमीन, 52 बीघा में से तुम्हारा 30 बीघा तो आएगा ना, 30 बीघा में भी हम लोग जब जमीन मिलेगा तो बहुत बहुत हो जाएगा। तो उसमें तो वो बेच ही दिए कितना सारा जमीन। हम लोगों को जैसे कि हम लोग का बगीचा था, ये था, गाँव में जो सब होता है ना, तो वो सब में मिला है हिस्सा, तालाब वगैरह में वो सब में हिस्सा मिला है। लेकिन वो सब थोड़ा थोड़ा मिला है, कहीं पे 4 कट्ठा, कहीं पे ऐसे मिला है। लेकिन जो 30 बीघा जो था, 30 बीघा, उसमें से वो बेच दी, 20 लाख का जमीन, गाँव में सब, वो पता चला हम लोग को, भी हुआ ना, तब मेरे पापा को मेरे अंकल लोग कि बेच दिया। तो इसीलिए सॉरी हो रहा है कि अगर किसी का जमीन धोखे से बेच दिया गया, और मतलब एक ये भी मतलब एक सर्वे टाइप का भी हो रहा, तो हम लोग अभी वो बना वो सब, तो अभी मेरे पापा लोग केस करेंगे उनको, सब सब ये मिलके, जितने भी मेरे अंकल वो अपने भाई के साथ, उनका खुद का भी भाई है, वो जो बेचे हैं ना, तो वो लोग भी 4 भाई है, तो वो खाली अकेला ही रख लिए बेच जाए, तो भाई लोग भी सोचो आजकल का इंसान में कितना। तो वही बोला कि 9th शेड्यूल कब आया था, तो तुम्हारा 1951, ठीक है। फिर आया फॉरेस्ट इंसर्ट इन द कंकरेंट लिस्ट, फॉरेस्ट को डाल दिया गया कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है ना। बोला गया कि फॉरेस्ट जो है वो अब रहेगी कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट का मतलब क्या होता है मैं बता रही हूँ, देखो, एक होता है स्टेट लिस्ट, तुम लोगों को पता ही होगा, स्टेट लिस्ट में कौन काम करेगा, सिर्फ स्टेट काम करेगा। यूनियन लिस्ट में कौन काम करेगा, सिर्फ यूनियन काम करेगा। और अब दोनों मिला के कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दोनों काम करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कंकरेंट। तो फॉरेस्ट पे अगर कोई लॉ बनता है, कोई कानून बनता है, उसमें दोनों मिलके बनाएंगे, जैसे कि सेंटर भी होंगे और स्टेट भी होंगे, ठीक है। तो ये जो आया था ये 1976 में, देख लो, फॉरेस्ट को कंकरेंट लिस्ट कब बनाया गया था, 1976 में, और कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू, तो 42 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, हो गया। उसके बाद बोला 10 शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ, इससे तो हर एक पार्ट से क्वेश्चन आता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा शेड्यूल से जुड़ा हुआ है, तो 10 से। तो कब आया, 1985 में, कौन सा अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 12 शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटीज तुम्हारा कब ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब बोला गया है कि म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला, 1992, फोर्स में तो आई बाद में, लेकिन 1992 में ना उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। तो ये कौन सा अमेंडमेंट था, तो 74 अमेंडमेंट एक्ट। सिंथाली इन इंग्लिश
सॉरी संथाली इन 8th शेड्यूल। संथाली को 8th शेड्यूल में कब ऐड किया गया था? 2003। और ये क्वेश्चन पहले भी आई, इसमें तुम लोगों को चारों लाइन 92 अमेंडमेंट एक्ट। चलो आ जाइए, पढ़ते हैं अच्छे से याद। ये मेरा सारा बुक का है, मैं बुक का एनालिसिस करके रखी हूँ ना, वही का मैं डायरेक्ट बोला कि 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या किया गया कि 4 लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में ऐड किया गया। तो जो 4 लैंग्वेज है उसका नाम है कौन? बड़ो, डोगरी, ठीक है ना, उसके बाद मिथाली, एक का नाम है संथाली। अब याद रहेगा 2003 में कितने लैंग्वेज को ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में? तो 4 लैंग्वेज। कौन कौन सा है? जो कि एक क्वेश्चन आ गया, हाँ, बोडो है, डोगरी है, मिथाली है, संथाली। इन चारों को क्या किया गया था? 2003 में 8th शेड्यूल में ऐड किया गया है। देखो मैं बताऊंगी, एडिंग 4 लैंग्वेज टू द 8th शेड्यूल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 8th शेड्यूल है उसमें 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था 2003 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। बड़ो है, डोगरी है, मिथाली है, संथाली हो गया। ये वाला करो। और देखो मैं जो पढ़ा रही हूँ बिल्कुल उसको तुम लोग नोट्स के जैसे याद करना, ठीक है? समझना कि नोट्स ठीक, क्योंकि देखो टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा था। आंसर बताओ, ये टॉपिक है 16 बोलो लक्ष्मी। 2016। चलो इसके बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको इरेज कर। सर बोले थे लक्ष्मी, कहाँ रिप्लाई की वही 3-5 में ही ऑनलाइन दिखा रहा था। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, रहने दो, मैं जल्दी से कोशिश करी बनाने। बोला द ब्रेग्जिट रिफरेंडम का मतलब क्या है? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रेग्जिट का मतलब क्या है, पहले आया हुआ है। ब्रेग्जिट का मतलब है ब्रिटिश का एग्जिस्ट, पहला क्वेश्चन एग्जिस्ट, क्या ब्रेग्जिट का मतलब क्या है? ब्रिटिश का एग्जिस्ट, ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा कि ये क्या है? ये रेफरेंडम हुई, बोला कि 2023 जून 2016 में एक रेफरेंडम हुआ था। अब एग्जाम में पहले यही क्वेश्चन पूछ रहा तुमसे ज्यादा कि रेफरेंडम कब हुआ था? तो 2023 में, सॉरी 2016 में हुआ था, ठीक है, रेफरेंडम 2016 में हुआ था। लेकिन रेफरेंडम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? चलो और देख, तब उसके बाद हम नीचे भी जाएंगे, मतलब स्टोरी पहले ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं कि ब्रेग्जिट का मतलब होता है ब्रिटिश का एग्जिस्टेंस, किससे? यूरोपियन यूनियन से। देखो मैं यहाँ पे लिख, किससे एग्जिस्ट? तो यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन से एग्जिस्ट, ब्रिटिश का एग्जिस्ट यूरोपियन यूनियन से, ठीक है। बोला कि 23 जून 2016 में एक रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम में पूछा गया कि शुड द यूनाइटेड नेशन रिमाइन, हाँ, यूनाइटेड किंगडम रिमाइन ए मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, लीव द यूरोपियन यूनियन। आ जाओ, मैं यहाँ बता रही हूँ, समझ। रेफरेंडम का मतलब होता है तुम्हारा कि लोग आके अपना वोट दो। चलो आ जाओ, ये डब्बा है और ये डब्बा, क्वेश्चन लिख दिया ये। बोले क्या आप लोग बताइए, क्या हम लोगों को अपने सिटीजन से पूछा गया, क्या हम लोगों को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन के रहना चाहिए, रिमाइन, या हम लोगों को यूरोपियन यूनियन को छोड़ देना चाहिए, लीव द यूरोपियन? ये क्वेश्चन पूछा गया रेफरेंडम में, यूके के सिटीजन से पूछा गया। तो अगर जो हाँ है, यस है,
और एक नो है। दो रिफरेंडम बॉक्स था, जिसका है रिमाइंड, ठीक है, और एक हो गया तुम्हारा लीव, नहीं छोड़ देना चाहिए, सॉरी मैं ठीक लिखी हूँ, यस रहना चाहिए, नहीं छोड़ देना चाहिए, मैं लठी बनाई हूँ ना, ठीक है। तो बोला कि बोलो, तो जो बोलेगा रहना है तो वो आके यस बोलेगा, हाँ हाँ रहना, जो बोलेगा छोड़ देना है तो बोलना नहीं अब नहीं रहना है, नो लीव कर देना है, ठीक है। चलो, तो बोला जो बोला कि लीव है, लीव, जिसको जो बोला कि रहना है वहां से वोट आया, नहीं ये उल्टा है, नहीं जो बोला छोड़ देने के सही है, जो बोला कि छोड़ देना है वो वोट आया 51.9%। जो बोला यूरोपियन यूनियन से यूके को ब्रेग्जिट ले लेना चाहिए, कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए यूरोपियन यूनियन, और जो बोला कि नहीं रहना है, रिमाइंड यूरोपियन यूनियन में रहना है, वो वोट आया 48.1%। और हम इसको ऐसे भी बोले कि यहाँ से आया 48 है, यहाँ से आया 52, तो वो भी गलत है। इस तरह से वोटिंग आया, तो जीता कौन? लीव वाला, जो बोला कि नहीं यूनियन को छोड़ देना चाहिए, लोग तो जीत गए। तो इस तरह जब ये लोग जीत गए ना कि हाँ यूरोपियन यूनियन को छोड़ना है, तो यूके लिफ्ट कर गए 31 जनवरी 2020 को, इन्होंने यूरोपियन को लीव कर दिया, छोड़ दिया। तो जब तक दो बार क्वेश्चन आया तो तुमसे रेफरेंडम के बारे में पूछा गया है कि रेफरेंडम कब हुआ, और भी से बहुत सारा क्वेश्चन आया, लेकिन डेट कब बोल रही हूँ कि पूछा गया कि रेफरेंडम कब हुआ, तो 2016 में, या अनाउंसमेंट कब हुआ हटने का, तो 2016 में, लेकिन मे भी अभी पूछ ले छोड़ा कब, लीव कब किया, तो लीव किया है तुम्हारा 31 जनवरी 2020। ये वाला स्टोरी समझ में आ गया ना? चलो आ जाओ, चलो ये वाला बता। इसमें से मैं तुम लोग को बहुत सारा आर्टिकल रटवाई, और अभी हम मैं ये टीचर वाला भी क्लास करवा दी थी ना, तो इसमें से कुछ कुछ आर्टिकल बहुत याद करवाई। इसका आप ही बता दीजिए। चलो इसका ऑप्शन 2 लग रहा है। ऑप्शन 2 नहीं होगा, ठीक है। चलो मैं बताऊँ, तुम लोग को अभी इस वक्त ये आर्टिकल याद करना है, एग्जाम में ना तुम अगर नीट का क्वेश्चन सॉल्व करोगी ना, कुछ कुछ आर्टिकल तो भरा पड़ा हो, ठीक है। चलो पहले जो हम आर्टिकल याद करेंगे उसका नाम ही है, मैं भी बताई थी, उसमें तुम उस क्लास में थी। आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या है देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, क्या करती है, एडवाइस देगी, किसको देगी भाई, या असिस्ट करेगी प्रेसिडेंट। इस आर्टिकल का नाम क्या है? इस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 74। समझ में आ गया? फिर मैं एक और भी पढ़ाई थी, ये भी आर्टिकल में बहुत पढ़ाई थी, अगर प्रेसिडेंट को लगे, अगर प्रेसिडेंट को लगे कि आपको कंसल्ट करना, इससे सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन करना, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, ये कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग कर सकता है कंसल्टेशन, और ये सुप्रीम कोर्ट का पावर को बोला गया है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एडवाइस देने का जुरिडिक्शन जो है वो आर्टिकल 43 में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है वो कौन सा आर्टिकल के अंदर आते हैं, आर्टिकल 143। अगर प्रेसिडेंट को लगा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना है तो वो कर सकता है, लेकिन कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 143, याद करो इंडिविजुअल क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। बोला कि एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना, एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 121, ठीक है। समझ में आ गया? बोला कि स्पेस कहाँ गया,
स्पेशल एड्रेस बाय द पार्लियामेंट, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो है ना पार्लियामेंट में स्पेशल एड्रेस करेगा, ठीक है ना। एड्रेस का मतलब क्या होता है? एड्रेस का मतलब जो बोल रहा है, एड्रेस कर रहा है जाके, ठीक है ना, पार्लियामेंट में जाके स्पेशल एड्रेस कर रहा, बुलवा रहा पार्लियामेंट में स्पेशली। तो ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आएगा? 87। ठीक है, एक बार तुम लोगों को मैं रिवीजन कर, मुझे बताओ कि मैं लिखूंगी, तुम लोग बताना मुझे। मेरा पर्पस है तुम लोगों को याद कराना, ठीक है, सिर्फ पढ़ समझाना नहीं। ये क्या कर रही है, एडवाइस दे रही है या तुम्हारा हेड दे रही है प्रेसिडेंट को? कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग दे रही है, जल्दी से बता दो। आर्टिकल 74। ये वाला आर्टिकल तुम रख लेना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा स्पेशल एड्रेस, स्पेशल एड्रेस इतना, उसके बाद स्पेशल एड्रेस किया जा रहा है किसके थ्रू भाई? बाय द प्रेसिडेंट। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। बस ऐसे याद करना है, स्पेशल एड्रेस प्रेसिडेंट की तरफ से कहाँ पर? पार्लियामेंट। कौन सा आर्टिकल के अंदर आई? आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 स्पेशल एड्रेस प्रेसिडेंट की तरफ होगा पार्लियामेंट में, तो हो जाएगा आर्टिकल 87, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज तो याद ही नहीं कराई, वो इंडिविजुअल भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था जो मैं छोड़िए ना, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में इंडिविजुअल भी आया हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है, और ये कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को अपॉइंट तो गवर्नर करता है, आर्टिकल जो है इसका 233। इसमें ये मैं तो रखवाई थी तुम्हें जब मैं नीट का ये रिवीजन करा रही थी वहां पे, है ना। आर्टिकल 233 में गवर्नर अपॉइंट कर, गवर्नर जो है वो क्या करेगा? अपॉइंट करेगा किसको? डिस्ट्रिक्ट जज को। आर्टिकल क्या है? 233 हो गया तुम्हारा, यहाँ बता दो। उसके बाद बोल रहा है कि मुझे बता दो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन कर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज है उसको अपॉइंट कौन कर रहा है भाई? तो गवर्नर। गवर्नर कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जल्दी से बता दो। 126 नहीं, 233। 233। ठीक है, फिर अगर वो, हाँ बिल्कुल, हाँ। फिर बोल रहा है कि अगर मुझे ये अपॉइंट करना है, अगर मुझे अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट करना है भाई? एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना। ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आएगा? ये 126 है, 126। फिर बोल रहा है कि अगर प्रेसिडेंट को कंसल्ट चाहिए, कंसल्ट चाहिए किससे? सुप्रीम कोर्ट से, तो ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आएगा? 143। और सुप्रीम कोर्ट का इस जुडिक्शन का नाम क्या है? एडवाइजरी जुडिक्शन। एडवाइजरी जुडिक्शन। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो नीचे पढ़ा चुके हो, और तो कुछ ऐसा है वही देखो, याद हो गया ना, रिवीजन कर लेना है। 11 हो गया तुम्हारा, 11 कंप्लीट, 12 क्वेश्चन है ना, 15 इसको मैं इरेज करूँ। मुझे लगा नहीं हो रहा रिवीजन, ये क्या नाम है, रिकॉर्डिंग। चलो करो। बोले कि अकॉर्डिंग टू मॉन्टेविडो कन्वेंशन ऑन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट, बोल रहा है कि ये जो मॉन्टेविडो कन्वेंशन था राइट एंड ड्यूटीज स्टेट का, जो कि 1933 में आया था, तो इसमें 4 फीचर था स्टेट के लिए। स्टेट के लिए 4 फीचर रखा गया था, वो क्या क्या था? ऑप्शन 1। बोलो लक्ष्मी।
बिल्कुल वन होगा। टेरिटोरी को डिफाइन किया गया था, बोला गया था कि परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, इफेक्टिव गवर्नमेंट होना चाहिए, और तुम्हारा कैपेसिटी होना चाहिए रिलेशन विद अदर स्टेट के साथ। फ्रीडम फ्रॉम द यूनियन, यूनियन से फ्रीडम होना चाहिए, नेगेटिव वर्ड। स्टेट, बिल्कुल स्टेट तो यूनियन ऑफ द स्टेट है ना, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ द स्टेट। फ्रीडम तो नहीं हो सकती। तुम लोग सही बोली ना, कितना नंबर बोली, ये बोली ना, ABCD। हाँ, ये बाकी तुम लोगों का पूरा यहाँ पे ये है, याद करो तो अपना रिवीजन कर लें। चलो दूसरा क्वेश्चन। द वाशिंगटन कंसेंसस वाज एक्वायर्ड। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 बोल रही हूँ ना इसमें, और बोलो लक्ष्मी। चलो इसके बारे में जान लेते हैं। चलो है, बोला कि ये जो वाशिंगटन कंसेंसस है, इसको कौन किया था, जॉन विलियम सन ने, ठीक है। ये एक इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशन फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक, जो कि पैटर्सन इंस्टीट्यूशन, इन्होंने क्वाइन किया था 1989 में, जो कि डिस्क्राइब करता है सेट ऑफ 10 इकोनॉमिक पॉलिसी और प्रिस्क्रिप्शंस कंसिडर टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड रिफॉर्म पैकेज प्रमोट, अभी मैं बता रही हूँ, क्राइसिस ब्रैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज बाय द इंस्टीट्यूशन बेस्ड वाशिंगटन DC, जैसे IMF, US ट्रेजरी डिपार्टमेंट। बोला कि वाशिंगटन कंसेंसस क्या था कि अगर इकोनॉमिक के ये हो जाए, तुम्हारा इकोनॉमिक डेडलॉक आ जाए, ठीक ना, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, तो ये क्या है कि मान लो कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई तो डेवलपिंग कंट्रीज में, तो वो क्या करेगी, जाके वर्ल्ड बैंक जैसे कंट्री से क्या करेगी, वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशंस या IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस क्या करेगी, उन लोगों को हेल्प करेगी रिफॉर्म करने में। आप ना फिर से रिफॉर्म हो जाएगी। जैसे इंडिया का तुमने कहानी सुनी होगी कि 1991 में इंडिया के पास पैसा नहीं था, वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस लगने वाली थी, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं लगी क्योंकि इंडिया ने क्या किया था, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया था। तो इन सब के लिए वाशिंगटन कंसेंसस में यही बोला गया था कि ये एक तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस आने का आ रहा है, तो इसको हटाने का एक तरीका है कि अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, यहाँ पे आने वाली है, तो वहां पे रिफॉर्म किया जाएगा, उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा क्राइसिस को हटाकर। तो ये कैसे होगा भाई, तो ये IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो लोग करेंगे। और वैसे ये कहानी बहुत लंबा है, मैं तुम लोग को न्यू लिबरलिज्म की कहानी स्टार्ट कैसे हुआ था, ये लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म का ही कहानी है, ठीक है। चलो बताओ, हालांकि मुझे नहीं पता, हमको पता है कि तुम लोगों को नहीं पता होगा, तुम लोगों को नहीं पता होगा। आरसी इतना लेट में क्यों आया, तो अंजलि है, ठीक है। चलो और डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, इसके बाद में जरा सॉल्व करना। आज चलो याद करो, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर फंक्शन है। फिर एक बात बताओ तुमको, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी है, इतनी सारी कंट्री है, और इतनी सारी कंट्री का पॉलिटिकल पार्टी को क्या याद करना पॉसिबल है, जो इंडिया क्वेश्चन पूछा है, नहीं ना पॉसिबल। तो हम लोग कैसे याद करेंगे इसको, मैं बता रही हूँ। अभी तो मैं इसमें याद करूंगी, लेकिन जब मैं पॉलिटिकल पार्टीज कराऊंगी ना, तो तुम लोगों को मैं कैसे पॉलिटिकल पार्टी याद कराऊंगी, जैसे कि तुम्हारा USA हो गया, UK हो गया, बांग्लादेश हो गया, कुछ पाकिस्तान हो गया, ये सब थोड़ा हम लोग बहुत नाम सुनते हैं। इन लोगों का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी। फिर चाइना हो गया, इन लोगों का पॉलिटिकल पार्टी, तो उनको हम लोगों को डेट याद करना पड़ेगा, कम से कम इनका तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में देखो क्या कर रही है, वर्ल्ड का पॉलिटिकल पार्टी दे दिए, पर हम लोग इतनी सारी कंट्रीज है, तो इतनी सारी कंट्रीज से किस किस की पॉलिटिकल पार्टी का डेट याद करूँ भाई, ठीक है। ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन याद तो करनी है क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो हम लोग ट्रिक यूज करेंगे। एक तो ट्रिक ये करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई उसको रट लेंगे, पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक यूज करेंगे कि जो आसपास की कंट्री है, जिसको इंडिया के साथ जिसका बहुत ज्यादा मेल जोल है, उनका हम लोग, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये US में आई थी, 1828 में आई थी, ठीक है ना। लिबरल पार्टी ऑफ द कनाडा ये 1867 की है, जो कि
अच्छा, बहुत लेट में आज आ रही तुम लोग क्यों? अभी अंजलि आई है और आरसी भी अभी आई। आज एकदम नहीं उठ पाई, मेरा आँख ही नहीं खुला आज। अल्लाह, ऐसा लगता है ना। कैसे हो गया, 5 बजे उठे, हाँ, उसके बाद फिर ऐसा हो रहा है कि अभी उठ रहे हैं। 5 बजे नमाज पढ़ने के लिए आती ना मॉर्निंग का। ऐसे आपको अल्लाह, मेरा मॉर्निंग में नमाज, हमको लगा कि तुम पढ़ने उठती। मुझे लगा मैं कितना बड़ा ही और मैं हो जाता है। जहाँ अगर आप बीच में नींद टूट गया तो फिर नींद आता नहीं, ये बात तुम सही बोली। कोई बात नहीं, वीडियो सोने में लेट हुआ है इसलिए। हाँ हाँ, कल तो रात में ही तुम देखी। मैं बोल रही हूँ ना कि इसका आगे वाला वीडियो तुम लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ आर्टिकल भी याद कराई हूँ, हाँ याद भी करवाई हूँ, तो तुम और अंजलि दोनों देख लेना, ठीक है। तो देखो, बोला कि डेमोक्रेटिक पार्टी यूएस में जो है वो कब आई थी? 1828 में आई थी। राटो ये वाला, यूएस में 2 ही तो पार्टी है भाई, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन वो सब हम लोग याद करेंगे, लेकिन पहले अभी जो क्वेश्चन में उसको रखना है। क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टी यूएस की है, कब की? 1828 की। फिर बोला लिबरल पार्टी कनाडा कब की? 1867 की है, ठीक है ना। अवामी लीग जो कि बांग्लादेश में 1949 की है, 1949 की पार्टी है। देखो, अवामी लीग पार्टी कहाँ की है? बांग्लादेश की पार्टी है। अब इंडिया का भी दे दिया, इंडिया के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, इंडिया के भी पार्टी दिया, लेकिन स्टेट पार्टी का नाम दिया ना, बीजू बीजू जनता दल, ठीक है, बीजू जनता दल। तो ये क्या है तुम्हारा, जिसको बोलते हैं हम लोग बीजेडी। ये 1997 की है। और ये सर्वेंट ऑफ द पीपल यूक्रेन 2018, इसका स्टोरी बहुत अच्छा है। सर्वेंट ऑफ द पीपल, वहां का जो प्रेसिडेंट है, तुम स्टोरी पढ़ोगी ना कि वो कैसे प्रेसिडेंट बना है, बहुत अच्छा। वो एक सीरियल लाया था तुम्हारा, ठीक है, सर्वेंट ऑफ द, वो एक सीरियल, हाँ, वो एक ना मूवी लाया था, सीरियल सीरियल था, वेब सीरीज लाया था। वो सीरियल का ही नाम था कि मूवी सर्वेंट ऑफ द पीपल करके, ठीक है। और वो जब वो सीरियल आया ना, तो वो इतना पॉपुलर हो गया कि लोग उसको सच में समझने लगे कि हाँ, ये वेल विशर है लोगों का। तो वही वहां का प्राइम मिनिस्टर बन गया, यूक्रेन का जो अभी है, ठीक है। तो इसलिए वहां का पार्टी का नाम है, वहां का पार्टी का भी नाम है सर्वेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। यूक्रेन का, जो कि ये 2018 में आया था। इन्होंने 2017 2016 में मैं इसका लिखी थी, लेकिन हटा दी कि इतना बड़ा लिखने से क्या फायदा स्टोरी। कि इन्होंने क्या किया था, एक सीरियल लाया था, ये वेब सीरीज लाया था। तो उसमें था कि ये लोगों को बहुत हेल्प करे, साइकिल में चल चल के लोगों को हेल्प करे, ऐसा ये प्राइम मिनिस्टर है। तो लोग इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि उनको ही बना दिए, और इनकी पार्टी का नाम है सर्वेंट ऑफ द पीपल। अब तुम बताओ भाई, मान लो कि कोई हीरो है, वो जाते हैं, ठीक है ना। वो लोग तो रियल लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में तो लोग बहुत सेल्फ सेंटर होते हैं, और मूवी में दिखाता है कि वो लोगों का वेलफेयर कर रहे हैं। तो वही हुआ था यूक्रेन में, कि वो लोग एकदम सचमुच समझ गए कि हाँ, ये बिल्कुल लोगों का वेल विशर है, ठीक है। और उसे अगर इंडियन मूवी देखोगे, तो तुम साउथ का मूवी देखना, कितना एकदम लगता है एकदम देश से प्यार है, देश के लिए कुछ भी कर लेगा, गरीब लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन रियल लाइफ में वो लोग इतना सेल्फ सेंटर होता है कि गरीब लोगों को देखता भी नहीं, ऐसा है। अगर इंसान ये बैठा ले कि नहीं नहीं, सचमुच ही ऐसा ही पर्सन होगा, तो उसी को प्रेसिडेंट बनाए, उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाए, जो कि यूक्रेन में हुआ था, ठीक है। 2018 में ये पार्टी आई थी, बिल्कुल याद रख। देखो, क्वेश्चन अगर याद नहीं है तो तुम लोग ये रट के जाके क्वेश्चन सॉल्व करना, बिल्कुल ये पीडीएफ रटना, लेकिन पीडीएफ अभी लोड मत करना। ये पीडीएफ अभी आधा है, जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन लोड करना। ये सिर्फ पढ़ने के लिए तुम लोग ओपन करना ये पीडीएफ, ठीक है। ये हो गया ना, चलो ये पढ़। Choose the correct ministry department under the jurisdiction of the Parliament Committee Welfare. अगर आएगा तो तुम लोग बोलो, नहीं तो मैं समझा दूं, ठीक है। बोलो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर समझा देना। हाँ, ये सब तो बहुत ही खराब। The Parliament Committee on Primarily matter related to internal security या लॉ या ऑर्डर या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। होम अफेयर का मतलब क्या है? ये क्या देखता है? ये इंटरनल सिक्योरिटी देखेगा, लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ, बस, है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस नहीं आएगी,
बोला कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर है ये बिल्कुल ही अब्सोल्यूट ही किसके जुरिडिक्शन के अंदर आती है, इस मिनिस्ट्री के जुरिडिक्शन के अंदर आएगी, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो बोला ये भी बिल्कुल रेलिवेंट है, ये स्पेशल मैटर करता है, कोई लॉ कोई लीगल फ्रेमवर्क से कोई इंटरनेशनल इन्फोर्समेंट करना, कोई लॉ को इंटरनेशनल कोई ट्रीटी साइन करना, इंटरनेशनल कोई लॉ बनाना है, ठीक है ना, तो ये मिनिस्ट्री जो है आती है इसके अंदर, ठीक है ना। जबकि जो बोला मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस है ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ है, ये होम वेलफेयर के अंदर नहीं आती है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस जो है ये होम वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ये भी नहीं आती है होम वेलफेयर के अंदर, होम वेलफेयर के अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। फिर बोला कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अटॉमिक एनर्जी है ये भी तुम्हारा होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है, होम वेलफेयर के अंदर नहीं आती है, बल्कि ये तुम्हारा बोला साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इन सबको देखती है, तो इन्हीं के सब मिनिस्ट्री के अंदर आएगी। होम वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर, होम वेलफेयर मिनिस्ट्री का काम क्या है, सिक्योरिटी को देखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है कि नहीं, अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हो रही है तो सब चीजें लीगल मैटर पे वो देखती है। तो होम वेलफेयर के अंदर क्या क्या आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। क्वेश्चन क्या पूछना था, एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला कि इसके आ गया यहाँ पे ना कि तुम्हारा होम अफेयर्स के अंदर कौन कौन सा मिनिस्ट्री आ रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस आएगी, स्पेस डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी नहीं आएगी, तो आंसर सिर्फ ए और बी हो जाएगी, ठीक है। चलो इसका आंसर तो तुम लोग इजिली बता दोगी, बता दो अभी। ऑप्शन नंबर 4 तुम लोग ना, तुम लोग अगर इसका वीडियो देखे, अभी कल भी मैं देखी कि कल क्या था बताओ तो। कल तो नहीं, मतलब उसका मेरे हाँ, बनता है ना, हम लोग तो नहीं बनाए, तो हम लोगों को कोई गलत बात है, हम लोग समझाने के लिए बता रहे, ठीक है। क्या बता कि ये नरेंद्र मोदी को लेकर और ये जो उनका जन्मदिन था। हाँ कल जन्मदिन था ना, तो दोनों का पिक्चर बहुत वायरल हुआ है। तो मैं कल देखी कितना बर्थडे लिखा हुआ था, 86 लिखा हुआ था शायद, हाँ कि 86 जन्मदिन में ऐसे ऐसे 75 और 75 था, सॉरी मेरे माइंड से निकल गया, ठीक है। तो मैं कल देखी कि इसका दिया हुआ था, तो दोनों नरेंद्र मोदी का पिक्चर और ये जॉर्जिया मेलोनी जो है उनका दिया हुआ था। ये जो जॉर्जिया मेलोनी जो है ये प्राइम मिनिस्टर है तुम्हारी इटली की। चलिए इनके बारे में पढ़ते देखते हैं, इनके बारे में नहीं लिखी है शायद। अच्छा इसके बारे में भी मैं पढ़ाऊंगी, ये सब पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि अब ये पढ़ना पड़ेगा कि ये इनका पार्टी का नाम क्या है, ये सब पढ़ाऊंगी मैं तुम लोगों को बाद में, ठीक ना। बाकी इतना याद रखो कि कौन सी प्राइम मिनिस्टर, ये इटली कौन सी प्राइम मिनिस्टर, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो इटली से बिलोंग। और तुम लोग ना इसको याद करने का तरीका, तुम लोग अगर रील्स में जाके तुम्हारा इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे खाली तुम नरेंद्र मोदी और मेलोनी करके निकालना ना, इतना सारा सॉन्ग निकलेगा, इतना सारा। एक बार ना एक मुझे बहुत हंसी लगा, एक सॉन्ग था तुम्हारा ये कि वो देखी थी शादी में जरूर आना, उसमें कि देखेगी तू मेरे इंतकाम, वो गाना। तो ये एक बार दिखाई थी कि ये जो मेलोनी जॉर्जिया मेलोनी थी ना, ये फ्रांस के जो प्रेसिडेंट ना उनसे मिलने गई। तो अब ना आदमी लोग भी बहुत सारे बदमाश होते हैं, वो क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इधर खड़ा कर कर और इधर जॉर्जिया मेलोनी और इधर तुम्हारा फ्रांस का प्रेसिडेंट, दोनों को यहाँ करके और यहाँ पे गाना लगा दिया कि अब तुम देखेगी मेरा इंतकाम। मतलब कहने का मतलब कि तुम जाके किसी और से मिल ली हो, तो मतलब वो गाना लगा के, मतलब बहुत फनी फनी गाना डाला हुआ, तुम लोग देखना। फिर भाभी जी करके बहुत सारा ऐसे डाला हुआ है, हालांकि ये सब गलत बात है, लेकिन डाला हुआ मैं, बहुत हंसी लगता है देखने में। तो ऐसे याद रख लेना कि इटली की प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। चलो ये तो मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से कराऊंगी, सामंदर आंसर बताओ जी, ऑप्शन बताओ अंजलि, कितनी बार में पढ़ाई हूँ साइमन द व्यू, ये कौन है, ये फेमिनिज्म है, इनका बुक अगर याद है तो किसी को बता दो, नहीं याद है तो मैं बताऊंगी मैं जाके तुम लोग देखना। कौन, बोलो बोलो फिर से बोलो। तुम लोग ना खुद से जाके एक बार चेक करके मुझे आंसर इसका लिखना, ठीक है ना, सब कुछ, मैं कुछ नहीं बोली। तुम लोग, मैं बोली हूँ ना कि जिसका जिसका देखो, तुम लोग दो आदमी बोली, एक बोली सिकंद से, फिर मैं इसलिए बोली तुम लोग को मैं बहुत बार करवाई, एक बोला सिकंद से, एक बोला सिकंद
फेमिनिस्टिक्स, ठीक है ना। तुम लोग देखना और देख के ये वाला ग्रुप में आंसर डालो। फेमिनिस्टिक बोले। हाँ फेमिनिस्टिक, हाँ बिल्कुल। तो तुम फेमिनिस्टिक जो है ना, हाँ ये तो इसका हैबिटेट का है ना। तुम लोग, मैं बोल रही हूँ ना कि देखना, देखो मैं तुम लोग को यहाँ पे ट्रिक याद कराई थी ओ से, तुम लोग को याद आया ओ से मैं तुम लोगों को कुछ ट्रिक याद कराई थी जब ये बुक में याद कराई थी इनका, तो मैं ट्रिक दी थी, ट्रिक याद करने के लिए। तो तुम लोग को अगर ट्रिक याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम लोग एक बार जाके देखना और देख के इसका आंसर बताना, ठीक है ना। हमको अच्छे से याद है, द सेकंड सेक्स ही होगा, और फेमिनिस्टिक जो है वो बेटिकेटेड का है। बोलो सुषमा, क्या बोलोगी, बोलना चाहोगी? हमको याद नहीं है, सेकंड सेक्स ही होगा। वो दिया हुआ है ना, बोले थे वो करके याद करने। बिल्कुल तो सही second बोल sex रही ही हो। होगा। मैं यहाँ पे ट्रिक याद करवाई थी, सैमन द ब्यूर जो है हाँ आरसी में, इसका ट्रिक याद कराई थी और ये 1949 की है। मैं तुम लोग को इसलिए बोल रही थी कि एक बार जाके हाँ देखो, ठीक है। सैमन द ब्यूर जो है, इन्होंने, मैं इसको ट्रिक से याद कराई थी कि देखो तुम लोग ऐसे याद कर रहा है कि सैमन ओइन और सिकंड, SCOND सिकंड, तो याद करना कि यहाँ पर भी ओ है और यहाँ भी है, तो सिकंड सिक्स, ठीक है। हाँ और वो बेटी फ्रेडमैन का है, समझ में आ गया। ये सिकंड सिक्स, सिकंड सिक्स कौन बोला था, सुषमा बोली, हाँ। सिकंड सिक्स कौन बोला था, नहीं सेकंड सेक्स आरसी थी। आरसी बोली थी, हाँ तो आरसी का सही हुआ, ठीक है। इसमें समझ में आ गया ना, सैमन द ब्यूर। चलो याद का अच्छा हो मैं पूछ ली, तुम लोग इतना जल्दी बोल रही हो, ब्यूर, ठीक है। इन्होंने 1949 में एक बुक लिखा था और इस बुक का नाम है द सिकंड सिक्स। इसीलिए मैं तुम लोगों को बोल रही थी कि एक बार जाके देख लेना तुम लोग, उस तरह से माइंड में बढ़ेगी, क्योंकि मैं तुम लोग को ये लोग बहुत बार याद करना, ON और ON, ठीक है ना। यहाँ पर भी ON है और यहाँ पर भी ON है। ये बुक किसका है तुम्हारा, सैमन द ब्यूर, सिकंड सिक्स। सैमन द ब्यूर का बुक का नाम क्या है, द सिकंड सिक्स। ये बुक 1949 की है, ठीक है। चलो अच्छा, ये भी क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। द फेमिनिस्टिक जो है वो बेटी फ्रेडमैन का है, हाँ ठीक है, आरती सही बताई थी। हो गया 21। चलो ये बताओ, ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 327 और कोई बताना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा और कोई, कि मैं बताऊं? आप बताइए। ऑप्शन 4 ही होगा। ठीक है, चलो ऑप्शन 4 सही है तुम लोग, अभी मैं बताऊंगी, ये बता दो। अच्छा ये 2 बार मैं लिख दी हूँ ना, क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया ना, सॉरी। अच्छा ये बताओ, ये तो मैं बहुत बार करवाई हूँ क्वेश्चन एग्जाम, ये मैं क्लास में बहुत बार करवाई, तुम लोगों को भी पता होगा, इवन मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ाई हूँ। ऑप्शन 4, चलो और भी कोई बताएगा? अंजलि क्यों नहीं बता रही, अंजलि ये सब तो तुम लोगों को, ये हाँ तुम बता रहे, अंजलि से मैं बोली, लक्ष्मी का नया है, लेकिन अंजलि को तो ये किया हुआ है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बार करवाई हूँ। कि पहले क्या होगा कि मैनेजर पहले जो होगा वो किस टाइप का होगा, बताओ पहला जो मैनेजर होगा वो किस टाइप का होगा, एक्सप्लोटेटिव है ना, एक्सप्लोटेटिव, बहुत ही मतलब ये सेंट्रल, यहाँ पे जो पावर होगा, मतलब देखो बोला कि 4 तरह का मैनेजर हो सकता है। एक ऐसा मैनेजर होगा, मैनेजर स्टाइल, जो बहुत ही एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटी होगा, जो सिर्फ पावर उसी के पास होगा, एकदम सेंट्रलाइज पावर उसके पास, ये सबऑर्डिनेट से किसी भी तरह का मशवरा, डिसाइड या डिसीजन नहीं लेगा, कुछ भी नहीं लेगा, बस खुद ही सब चीज करेगा। और अगर सबऑर्डिनेट से कुछ गलती हो जाती है तो उसको पनिशमेंट भी करेगा। मैं ये बताई थी। सबसे लास्ट में मैं क्या बोली थी कि अच्छा वाला आएगा, अच्छा वाला इसमें क्या है, पार्टिसिपेट, सबसे लास्ट में अच्छा वाला आएगा, पार्टिसिपेट। अच्छा यहाँ पे तो कैसे दिया हुआ है, ओ क्वेश्चन ये दे, मुझे लगा क्रोनोलॉजी। अच्छा इससे पहले एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ चुका है, ठीक है, इससे पहले PY में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ चुका है। चलो मैं इसको एक बार, अच्छा इसमें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिलिट्री, ये मैच्योरिटी इमैच्योरिटी किसका है, जल्दी से मुझे बताओ, मैं ये भी करवाई हूँ। मैच्योरिटी इमैच्योरिटी किसका है,
हाँ बिल्कुल। क्रिस एग्रीज, देखो याद कराने का मेरा पर्पस यही है कि तुम लोग ऐसा याद करो कि दूसरा वाला भी हो। ये क्रिस एग्रीज का है, आज की सही बोली, क्रिस एग्रीज का है। ये सब जो करा रहे ना, ये सब सही हुआ था जवाब मेरा, वो वाला गलत हुआ था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो गया, और अभी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का है ना, हाँ पार्टी का नेम, हाँ हाँ, वो वाला गलत हुआ था। तुम्हारा तो विमेन वाला भी गलत हुआ था तुम, हालांकि वो मैं हाँ, वो हालांकि वो मैं रिवीजन भी करवाई थी, हालांकि मैं वो रिवीजन भी कराई थी, लेकिन इंसान से गलत हो जाता, मैं ये नहीं वो तो भूलने का कोई सीन ही नहीं था, मेरा हाँ पता नहीं कैसे भूल गया। अच्छा आपको छोड़ो, कहाँ गया लग रहा है। छोड़ो कोई बात नहीं, जब होता है तो हो ही जाता। और सीखना था और क्या। चलो ये देखो, बोला आर्टिकल 327 रट लो, यानी प्रेफेसर आया। आर्टिकल 324 क्या बोलती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर है, यानी पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि प्रोविजन बना सकती है इलेक्शन से रिलेटेड। स्टेट का जो इलेक्शन होता है, यूनियन का जो इलेक्शन होता है, यानी जो लेजिस्लेचर का इलेक्शन होता है, उससे रिलेटिव अगर कोई लॉ बनाना है, कोई प्रोविजन बनाना है, तो पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया कि आप बना सकते हैं। लेकिन कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं? आर्टिकल 327। पता अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर ली ना, कितना सारा आर्टिकल आ गया, कितना सारा आर्टिकल आ गया। तो तुम लोग ये वाला पेज को बहुत अच्छे से याद करना, रट लेना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, मतलब ये वाला इस साल का क्वेश्चन याद करो। और मैं ये नहीं बोली कि ये सिर्फ है ना इसके लिए इम्पोर्टेंट है, नेट के लिए। मैं एमपीपीएससी क्वेश्चन देने गई थी, एमपीपीएससी एग्जाम दी थी ना, तो एमपीपीएससी में बहुत सारा आर्टिकल आया था, जैसे आर्टिकल 74 क्वेश्चन में था, आर्टिकल 87 क्वेश्चन में था। तो एमपीपीएससी में सब कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, देखे थे। हाँ देखी थी ना आरसी, हम तुमको क्वेश्चन भेजे भी थे, ठीक है? हाँ, ग्रुप में ही भेज दी थी मैं। तो सोच लो तुम, तो ये इसलिए मैं इसलिए नहीं, ये तुम्हारा लाइफ टाइम है आर्टिकल, तो ये आर्टिकल तुम लोग को लाइफ टाइम याद करना पड़ेगा। और अभी मैं तुम लोग को बोल रही हूँ कि जैसे जेट का फॉर्म निकलेगा तो भर देना, क्योंकि झारखंड में जेपीएससी आएगा। अभी बिहार में तुम्हारा, अच्छा, हाँ, निकल गया ना फॉर्म। हाँ अच्छा बेड भी आया, सुनो मेरी बात, बेड भी निकलने वाली, क्योंकि बेड निकलेगा तो बिहार में 2500 तुम्हारा वैकेंसी निकलेगी, और ये वैकेंसी रिटेन बेस्ड पे होगी, कोई चीटिंग नहीं होगा। तो तुम लोगों को बहुत अच्छा मौका, और हमारा भी बहुत अच्छा मौका, तो बेड भी तुम लोग भर देना। क्योंकि अगले बार बीपीएससी के थ्रू हुआ था ना, तो बहुत करप्शन हुआ, बहुत करप्शन हुआ, बहुत सारे ऐसे लोगों को लिए गए जो जो डिजर्विंग नहीं थे, इसलिए इस बार रिटेन के बेस पे एग्जाम होगा प्रोफेसर का, डायरेक्ट अपॉइंट, ठीक है? तो चलो, अगर बीपीएससी नहीं हो रही ना, तो बीपीएससी अगर नहीं होगी, अगर बेट नहीं होगा ना बिहार में, तो डायरेक्ट तुम लोगों का ऐसे रहेगा क्वेश्चन कि अगर जो नेट नहीं भी है, जो मास्टर्स कर चुके हैं, तो वो लोग भी भर सकते हैं अगर बेट नहीं हुआ तो। और बेट इसलिए दे रहे कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि इलेक्शन आने वाली है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बोला कि रिनिस लैकेट देते हैं मैनेजमेंट सिस्टम। रिनिस लैकेट बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो 4 तरह का होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में होते हैं, जो कि 4 स्टाइल होता है। एक होता है एक्सप्लोटेटिव ऑथोरिटी। एक्सप्लोटेटिव ऑथोरिटी को बोला गया सिस्टम 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजर होगा बहुत ही रूड होगा, रूड, ठीक है? दूसरा है बेनोवलेंट ऑथोरिटेटिव, बोला ये सिस्टम 2 है, यहाँ पे थोड़ा ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। फिर कंसल्ट, इतना ठीक हो जाएगा ना, यहाँ थोड़ा रहमदिल हो जाएगा, मतलब चलो ठीक है, इतना मतलब एक सेंट्रलाइज नहीं होगा, थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, रहम हो जाएगा इसके अंदर। कैंड कैन हार्टेड हो जाएगा, ये नहीं कि एकदम सबॉर्डिनेट की ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब ये करेगा, ठीक है? कंसल्टेटिव मतलब कि थोड़ा बहुत एडवाइस देगा, किससे एडवाइस देगा? सबॉर्डिनेट से, ठीक है ना? पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेटरी किसको बोल रहे हैं? पार्टिसिपेटरी इसको बोल रहे हैं जो, जैसे डेमोक्रेसी में क्या है, पार्टिसिपेटरी सिस्टम, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी सिस्टम है। तो लास्ट में बोल दिया कि पार्टिसिपेटरी, ये ऐसा मैनेजर होगा, ऐसा मैनेजर स्टाइल होगा कि यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को बोला जाएगा कि आप भी आइए, आप भी आके इन्वॉल्व होइए, है ना? कोई अगर डिसीजन हो रहा या कोई पॉलिसी बन रहा है, तो इसमें तो मैनेजर तो रहेंगे ही, और साथ में कौन पार्टिसिपेट करेंगे? जो सबॉर्डिनेट, जो एम्प्लॉय, उनको भी पार्टिसिपेट कराया जाएगा। लास्ट वाला जो है ना वो बहुत अच्छा है, ठीक है? लेकिन वहां पे लिखा हुआ था मैच्योरिटी इमैच्योरिटी, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया, रट लो। ग्रीस एग्रीस का, अच्छा मैं वहां पे वाई छोड़ दी थी, ठीक है ना? ग्रीस एग्रीस का ये है तुम्हारा मैच्योरिटी एंड इमैच्योरिटी, ठीक है ना? रेनिस लिकट का नहीं है, बल्कि मैच्योरिटी इमैच्योरिटी किसका है? ग्रीस एग्रीस का। इस अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर हो गया ए बी सी डी। मैं आंसर सही लिखी होंगी, गलत लिख दी, देखने दो तुम मुझे।
हाँ सही है। ठीक है ना, ABCD, हाँ ई नहीं होगा ना, चलो। तो बोला कि ग्रीस ये मैच्योरिटी मैच्योरिटी नहीं होगा बिकॉज कि ये क्या है, तुम्हारा ग्रीस है, इसमें एक बार चेक कर। हाँ ठीक है, ई नहीं होगा। हाँ ये बात समझ में। अच्छा मुझे ये बताओ तो तुम लोगों को किसी को भी किसी भी पर्सन को कंप्यूटर का आता है करने के लिए काम, मतलब MS वर्ड आता है, MS वर्ड किसी को भी हाँ आता है? हाँ हम तो करते हैं। पूरा तरीके से कर लोगी? पूरा मतलब क्या करना है बोलिए। जैसे कि मैं बोली थी ना कि कल मैं रिसर्च पेपर अपना दी थी आज पब्लिश करने के लिए, तो पहले रिव्यू हुआ, तो मेरा रिव्यू आ हाँ गया। रिव्यू मेरा 88% यूनिक कंटेंट आया कि तुम 88% अपने से लिखी हो, ठीक है। तो मुझे बोला गया कि अब तुम पब्लिश करो, तो पब्लिश करने के लिए मुझे फॉर्मेट दिया कि इस फॉर्मेट में बनाना है, तो वो मुझे समझ में नहीं आया। मैं तुमको फॉर्मेट सेंड कर रही हूँ, तुमने उतना तो नहीं पता है हमको भी, जैसे लिखा हुआ कि थोड़ा रोल, बहुत करते हैं हाँ कॉलेज का काम। थोड़ा बहुत तो मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन सेंड जब करिएगा ना। सेंड करूंगी, ठीक है अंजलि, तुमको भी कर दूंगी जब देखना। तो अगर उसमें उस फॉर्मेट में अगर तुम लोग मेरा आर्टिकल कर लोगी ना, तो प्लीज कर देना, मुझे जल्दी ही करना है, 1-2 दिन करना है। हम बात कर लेंगे मेरा जो टीचर से कल। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल। खाली पूछ लेना ना कैसे होता है, क्योंकि मुझे आज ही कल में करना है, कल जानती हो ये। चलो मैं क्लास पहले ऑफ कर देती हूँ, तब